नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। लोकसभा 2024 के चौथे चरण का मतदान चल रहा है और इसी मतदान के बीच आपसी कलह भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष का सिलसिला ये अभी नहीं, पहले चरण के चुनाव से और साथ ही साथ चुनाव प्रचार से देखने को मिल रहा है। जब से लोकसभा 2024 की तैयारियां सियासी गलियारों में तेज हुई, उसी दिन से पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की घड़ियां भी तेज हो गई और ये घड़ी समय के साथ आगे बढ़ती रही और भागते भागते आज चौथे चरण का चुनाव भी शुरू हो गया है और ऐसे में यूपी की 13 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और बात करें पूरे देश में तो 10 राज्यों की 96 सीट पर आज चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और 3 बजे तक अगर हम मतदान के प्रतिशत आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जो जनता और हमारे दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार इतनी जनता नदारद क्यों है, सरकार से नाराजगी आखिर किस बात की है और ये नाराजगी समय के साथ आखिर बढ़ती क्यों जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव है लेकिन मतदान से नाराजगी किस बात की है। मतदान तो अधिकार है लेकिन कहीं ना कहीं अपने अधिकार को जनता किनारे रखकर चुनाव का बहिष्कार कर रही है और बहिष्कार की बात तभी आती है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए और सिचुएशन ऐसी ही आई जिसके चलते आज 13 सीटों में से कई सीटों में आज जनता ने बहिष्कार किया है और चुनाव ना करने का फैसला लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आला अधिकारी आए और उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें समझाने बुझाने का कार्य किया। तो ऐसी एक खबर आई थी हमारे पास बहराइच से, जहां पर लगातार जनता बहिष्कार कर रही है। फर्रुखाबाद में भी जनता ने कई दफा बहिष्कार किया लेकिन फिर देखते ही देखते कहीं ना कहीं जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई भी दिखी। तो शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है और इसी शांतिपूर्ण माहौल के बीच जनता अपने मताधिकारों का प्रयोग कर मतदान कर रही है। पोलिंग बूथ पर लगातार जनता पहुंच रही है और अपने मतदान कर रही है। तो इसी में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए थे उनमें देखने को साफ तौर पर मिला कि लगातार इजाफा होता आया। लेकिन ये 13 सीटें सिर्फ यूपी की ही खास नहीं है बल्कि 10 राज्यों में हो रहे चुनाव की 96 सीट भी काफी खास मानी जा रही है क्योंकि इसी से ही प्रत्याशियों के जो एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट आएगा 4 जून को और पता चलेगा कहां से कौन जीता है और किसे हार मिली है। फिलहाल ये तो हमें 4 जून को पता चलेगा लेकिन आज मतदान हो रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी हमसे जुड़ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बलवंत जी हमसे जुड़ चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमसे आरिफ जी जुड़ चुके हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से आरिफ जी भी हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे। तो आप सभी पैनलिस्ट का हमारे केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से हम करना चाहेंगे। बलवंत जी, क्या लगता है कि मतदान का बहिष्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार ये सवाल हमारे पास उठकर आ रहा है और खबरें भी कई जगह से आ रही हैं कि लगातार बहिष्कार हो रहा है, जनता नाराज चल रही है। क्या है नाराजगी की वजह? बलवंत जी। सर्वप्रथम तो केकेडी न्यूज को धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए जी। जहां तक आप मतदान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं तो छोटे-मोटे स्थानों पर मध्य प्रदेश में भी मंदसौर संसदीय क्षेत्र में एक आध स्थान पर किसी स्थानीय विषय को लेकर इस प्रकार का विषय आया था, लेकिन समझाइश के बाद में वहां पर मतदान हुआ और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अभी 4 बजे तक दोपहर 3 बजे तक 61% मतदान संपन्न हो चुका है और ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 2 घंटे में 6 बजे तक लगभग 85% के ऊपर का मतदान होना इस मंदसौर संसदीय क्षेत्र की सीट पर सुनिश्चित होगा। वहीं मध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश की 8 सीटें और 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज 13 मई को मतदान होना था। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के नाम पर जिस उत्साह और उल्लास के साथ वोटिंग कर रहा है, 100% 96 में से लगभग 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चौथे चरण के चुनाव में विजयश्री होगी और तीसरी बार देश में 4 जून को
मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। जी बलवंत जी, अगर बात करें तो यूपी में आज 13 सीटों में चुनाव हो रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो 13 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जनता सरकार से नाराज है, बहिष्कार कर रही है और काफी देर बाद जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन इन सब के पीछे की वजह क्या कुछ खास है क्या? स्थानीय, मैंने बताया ना मैडम कि स्थानीय छोटी मोटी समस्याओं को लेकर इस प्रकार की बात, चाहे पंचायत स्तर की हो, नगरीय क्षेत्रों की स्थिति हो जी, वहां पर कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों को लेकर जनता नाखुश थी और उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी। जी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को समझाइश के बाद मतदान चालू हुआ। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर देश में भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के रूप में जिस प्रकार का काम हुआ है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों को न नजरअंदाज कर पुनः वहां वापस मतदान प्रारंभ हुआ। अगला और सवाल यूपी में भी आम आदमी पार्टी के राजा 13 में राम से जी 13 ही है। सीटें राजा भारतीय राम जनता जी, पार्टी जीतेगी। क्या लगता है कि जनता की नाराजगी किस वजह से हो सकती है? विपक्ष इसको किस तौर पर देखता है? राजा राम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैडम, आ रही है। आपके सभी दर्शकों को मेरा जय जी। हिंद। राजा जैसे कि राम जी, अभी क्या लगता है कि भारतीय जनता बहिष्कार के पार्टी के पीछे की साथी ने वजह क्या है और विपक्ष इसको किस आधार उसी पर मुद्दे देख पर रहा आता है? हूँ। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, बताना जी। चाहूंगा। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के एक साथ हमारे जो साथी डिबेट में बैठे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा मतदान हो रहा है और आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी, मैं, जैसे आप लोग, इन्होंने दिया 400 पार का नारा, तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटें ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप कितनी सीटें ला रहे हैं। इसी तरह अगर बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो आपके खाते लगने वाले हैं जी, और आप 400 पार की बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने ऐसा एक भय पैदा कर दिया है जिससे कि लोग मतदान करने तक नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथियों पर भी विश्वास नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जी, कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहा, क्योंकि उनको कोई अब भरोसा ही नहीं बचा कि हमारे साथ न्याय होगा या अन्याय होगा। जी, साथ ही इस देश में से इन्होंने 2014 से आज तक के घोषणाएं किया, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, जी, चाहे 15 लाख देने की बात हो, चाहे हर घर राशन पहुंचाने की बात हो। मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ, यहाँ मटवा ब्लॉक में जी। लेकिन राजा राम जी, मेरा सवाल ये था कि आज चौथे चरण का चुनाव है और इस चुनाव में बहिष्कार के पीछे की वजह क्या है? अगर वजह जायज है तो विपक्ष इसको किस तौर पर देखेगा? मैं वहीं आ रहा हूँ जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से प्रचार है कि हम 5 किलो राशन देते हैं, जी, ये 5 किलो राशन न देने के लिए हमारे मझगौना ब्लॉक में, ब्लॉक में हूँ, वहाँ पर 22 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर राशन फ्री कर दिया जाता है। जी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है, प्रचारक है, वो खुद वोट डालने नहीं जाता, क्योंकि उसके साथ भी नाइंसाफी हो रही। जैसे ये अभी हमारे ऊपर प्रश्न करते हैं, इंडिया गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को चेहरा बना करके मोहन यादव जी को बैठाया, जी, इसी तरह छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया। तो अभी ये तो इनकी गारंटी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप नरेंद्र मोदी जी को सितंबर के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रहेंगे या अमित शाह जी को बैठा देंगे? लोगों के अंदर ये भाव पहुंच चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोग हैं जो डरा धमका कर, जैसे आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर कितने कितने चलाए जाने की मुहिम छेड़ी गई, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। ये केवल डराने काम करते हैं, डरा धमका करके वोटिंग कराना चाहते हैं। आम आदमी इस बात को समझ चुका है, राम जी, इसलिए अगर हम मैदान मुद्दे पे आ जाए तो करने अच्छा के लिए होगा। लेकर प्रधानमंत्री 4 जून के बाद जब हम बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आज चौथे चरण के चुनाव में बहिष्कार क्यों हो रहा है, विपक्ष इसको किस तौर पर देख रहा है? जवाब दीजिए, दर्शक सुनना चाहते हैं।
बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, इन कामों पर इतना भरसाई है कि धरातल पर विकास नहीं हो रहा। विकास जो हो रहा है नेताओं का केवल हो रहा है, उनकी जेबें भर रही हैं। और अगर आम आदमी का विकास होता तो आम आदमी अस्पताल में जाता। इसीलिए मजबूर है कि ठीक है यदि राजा राम जी, विकास नहीं होना है, आम आदमी का विकास, बलवंत जी आम आदमी विपक्ष वोट डालने सवाल क्यों जाए? उठा रहा है कि नेताओं का विकास हो रहा है, अगर जनता का विकास होता तो आज बहिष्कार नहीं होता। लेकिन आज बहिष्कार हुआ है, मतलब जनता की जेबें नहीं भरी है बल्कि नेताओं की भरी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से नेताओं की भरी, मेरे दोस्त को ये भी पता नहीं कि आजादी के 70 वर्षों के बाद इस देश में एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान, एक मूवी आई थी उसकी तर्ज पर काम किया। हमने 4 करोड़ आवास देने का काम आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2.5 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र में और 1.5 लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में के आवास बनाकर देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उनको छत देने का काम किया। जहां तक रोटी की बात है तो 85 करोड़ भारतवासियों को अगले 5 वर्ष तक भी अनाज निःशुल्क राशन दिया जाएगा। और पिछले कोविड के काल से लगा के अभी तक भी देने का काम करा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज हो, आज देश जिस गतिमान तरीके से विश्व के मानचित्र पर रेखांकित हो रहा, भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा, जिस प्रकार देश में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में जिस प्रकार डेवलपमेंट हुआ और भारत जिस प्रकार दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी, वैसे ही मोदी जी का संकल्प है कि 2027 में भारत तीसरी आर्थिक व्यवस्था बने और 2047 तक विश्व के अंदर भारत नंबर 1 का देश बने जो पूरे विश्व का नेतृत्व करे। मेरे दोस्त को ये नहीं पता कि 70 वर्षों में एक इंदिरा आवास नाम की योजना चलती थी। मैं आंकड़े बताता हूं कि पिछले 2014 से पहले तक जब यूपीए की गवर्नमेंट रही और देश में कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधनों की सरकार देश में रही, प्रदेशों के भी कई हिस्सों में कांग्रेस की सरकार रही या मार्क्सवादियों की सरकार रही, मेरे पास सरकारी आंकड़े के 25 लाख इंदिरा आवास इन 62 वर्षों में, 70 वर्षों में कांग्रेस और गठबंधनों की सरकार ने 25 लाख इंदिरा आवास बनाकर दिए थे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, मुद्दा उठा रही है, गरीबों को छत देने का काम किया है। बलवंत जी मेरा भी सवाल सुन लीजिए। इस बार जनता सवाल उठा रही है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का। आखिर उन पर भारतीय जनता पार्टी कब काम करेगी? जहां तक शिक्षा की बात है, जहां मैं जिस संसदीय क्षेत्र में रहता हूं और जिस शहर में मैं रहता हूं, इस देश में पहला टाउन मेरा है, नगर मेरा है, जहां पर जिला स्तर पर बनने वाला, डिस्ट्रिक्ट पैलेस पर बनने वाला केंद्रीय विद्यालय की सुविधा मेरे यहाँ है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक में 2 सीएम स्कूल से, मेरे यहाँ ITI है, मेरे यहाँ महाविद्यालय है। तो दर्शकों को सुनने में अच्छा लगेगा। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, मंदसौर, नीमच, रतलाम। तीनों जिलों में मेडिकल कॉलेज है। ये स्वास्थ्य और शिक्षा की दोनों की बात मैंने आपके सामने रखी। मैं जहां निवास करता हूं मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, वहां दिल्ली से लाके मुंबई तक 1 लाख करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे निकला हुआ है। इंदौर को और उज्जैन को जोड़ने के लिए फोर लाइन बना है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज देश के अंदर विकास का बहान कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन यही वो जनता है, यही वो छात्र हैं जो कोटा जाके आत्महत्या करते हैं, यही वो छात्र हैं जिनकी पेपर लीक हो जाते हैं तो दोबारा से परीक्षाओं की मांग करते हैं। कई मुसीबतों का सामना करके दूर दराज से आते हैं और परीक्षाएं देते हैं। तो क्वेश्चन बलवंत जी आपसे था कि लगातार छात्र मांग उठाते हैं, छात्र सुसाइड करते हैं और साथ ही साथ जब उनका पेपर लीक हो जाता है तो परेशान छात्र सरकार से गुहार लगाते हैं। अगर आप मंदसौर जिले की बात कर रहे थे, वहां शिक्षा के, स्वास्थ्य के बढ़ावे की बात कर रहे थे, तो इन पर भी चर्चाएं कर लीजिए। कहाँ की पेपर लीक की घटना है मैडम? जी जी,
कहाँ की पेपर लीक की घटना, आप बताओ ना मुझे। अभी हाल फिलहाल यूपी पुलिस का देने आए नीट की परीक्षा भी जल्द ही हुई है, जिसमें पेपर लीक हो जाता है। बार बार इतनी सख्ती के बाद भी पेपर लीक होता है। कहीं ना कहीं छात्रों के फ्यूचर पर भी तो सवाल उठ रहा है बलवंत जी। अभी राजस्व मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व, मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पूर्व यानी कि अगस्त सितंबर के अंदर जी पटवारी एग्जाम हुई, और पटवारी एग्जाम के अंदर जब वह फाइनलिस्ट सूची आई जी तब विपक्ष द्वारा एक आरोप लगाया गया कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके ही कॉलेज के अंदर एक ही सेंटर बनाकर वहां के ही 10 टॉपर हो गए, और पूरा उस विषय को लेकर महिमा मंडन किया गया है। छात्राओं को गुमराह करके विरोध प्रदर्शन हुआ। इंदौर सहित मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर इसका मामला हुआ। लेकिन आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जनता ने जिस बहुमत के साथ में 2023 के विधानसभा चुनाव के दिसंबर में जिस प्रकार 164 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास जताकर माननीय देश के यशस्वी जहां करोड़ों बच्चों ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के नाम पर पुनः वोट मिला, और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इन बातों से सीधा कदम इतना लेट क्यों उठाती है? क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होना काफी बड़ी बात थी। इतनी सुरक्षा के बाद भी आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? छात्रों के जीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों होता है? ये अफवाह स्वरूप बातचीत है मैम, और जहां तक मेरा विषय मेरे संज्ञान में प्रदेश के मामला नहीं है, तो इस घटना को संज्ञान में भी लिया था, तो फिर ये घटना अफवाह कैसे हो गई बलवंत जी? अगर कहीं अगर ऐसा हुआ है तो हमारी सरकार ने विषय को संज्ञान में लिया होगा, कमेटी बनी होगी, जांच करेगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ठीक है बलवंत जी, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे, राम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनेंगे आप? हाँ, अभी आपको भी मौका दिया जाएगा बलवंत जी। राजाराम जी आप अपना पक्ष रखिए। ने स्वयं स्वीकारा है, स्वयं स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ, हम दोबारा जांच करवाएंगे। अरे भाई, आज इतनी व्यवस्था के बीच आपका पेपर लीक कैसे हो जाता है? उन बेरोजगार युवाओं ने जो 500, 600, 700 रुपए जो अपने जेब का पैसा दिया और फॉर्म भरा, वो फॉर्म का पैसा क्या आप लौटा देंगे? आपको लगता है कि 500 रुपया हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन एक बेरोजगार के लिए 500 नहीं 200 रुपये भी पर्याप्त होता है। वो जो 50 नहीं 200 किलोमीटर दूर पेपर देने जाता है युवक, और वहां से पेपर लीक हो जाता है, और सोच के आता है कि इस बार में पटवारी बन जाऊंगा, इस बार में पुलिस बन जाऊंगा, इस बार में शिक्षक बन जाऊंगा, लेकिन उसका सपना केवल सपना रह जाता, और उसके पास केवल और केवल आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं बचता। कहाँ बात करते हैं आप? कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली? कितना युवा बेरोजगार है? 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं आप। आपने विकास के नाम गिना दिया। हमारे यहाँ स्कूल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है। आपने स्कूल के अंदर जाके देखा कितने टीचर हैं? आपने अस्पताल के अंदर जाके देखा कितने डॉक्टर? प्राथमिक स्वास्थ्य के जी बलवंत जी, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बैठते नहीं है। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां पर, वहां डॉक्टर बैठते नहीं। आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, वहां डॉक्टर नहीं है, तो बिल्कुल देखने के लिए आपने अस्पताल खोला है? यादव जी, आपको जानकारी का अभाव है, पूरी जानकारी के साथ बैठिए। क्या देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से पूरा अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला 10 वर्षों में, और जिस प्रकार से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, शायद आपकी जानकारी संज्ञान में नहीं है। आप आपके नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। आप ईमानदारी का मुखौटा पहनकर जिस प्रकार देश की जनता को गुमराह करने का पाप आपने और आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसकी सजा पिछले इतने दिनों से 43 दिनों से जेल में बंद थे। अभी अंतरिम जमानत 1 तारीख तक है, 2 तारीख को ईडी के समक्ष वापिस पेश होना और जेल जाना। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी की बात करने का अधिकार भी उसी को है जो ईमानदार हो। आप ईमानदार नहीं ना, आपके नेता ईमानदार है। पूरे देश को जिस प्रकार धोखा देकर, पूरे देश को जिस प्रकार धोखा देकर और जनता को ईमानदारी की बात करके गुमराह करा, ऐसे अरविंद केजरीवाल और उसके राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को ईडी और सीबीआई ने सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हारी
ओरिजिनल जगह जो है वो पिंजरे के अंदर है, बलवंत जनता जी, के बीच में नहीं है। बलवंत जी एक सवाल मेरा भी सुन ले। जो सच नहीं बोलते उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, जिन पर सच बोलने की हिम्मत करते हैं, लोगों को सही राय दिखाने काम करते हैं, लोगों के बीच में जाने काम करते हैं, उन्हीं पर कार्रवाई होती अरे है, दोषियों पर यादव जी तुम्हारे नेता को ठीक है राजाराम जी, बलवंत जी एक सवाल आपसे मेरा है कि आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे। बेशक अगर जिसने गुनाह किया है वो जेल जाएगा, लेकिन पर्सनल कमेंट अगर उठाई ही है तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कैसरगंज सीट से आखिर उसी परिवार से को टिकट क्यों दिया जाता है, जिस पर अभी हाल फिलहाल कल ही परसों की खबर है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कार्रवाई का। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस परिवार की बात कर रही हूँ। बलवंत जी जवाब दीजिए। यूपी की कैसरगंज सीट में परिवारवाद सीट चल रही है और उसी परिवार से टिकट दिया जाता है जिस परिवार के एक सदस्य का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल अभी उनको बोला है कि एक बार फिर से कार्रवाई होगी। और आप समझ रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बलवंत जी किसकी बात हो रही है? अगर सही, इंसाफ, सच, झूठ इन सब की बात हो रही है तो इस पर भी बात कीजिए ना। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी तो आरोप लगे हैं। मैं कर रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी जजमेंट चल रहा है, उसका निर्णय नहीं आया तो कार्रवाई तो चल रही है। जजमेंट केजरीवाल हाँ, को भी नहीं आप आया समझो ना, निर्णय मेरी बात को समझिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी के 2 मंत्री जेल जाते हैं जी। इसी शराब मामले में। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का मुखौटा पहनकर उनसे इस्तीफा ले लेते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के इसी मामले में शराब कांड में जेल जाते तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अपनी तरफ से कैसे तय कर सकते हैं? आरोप तो नहीं तय किया है। और जिनकी आप अगर बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के उनका प्रकरण चल रहा है, तो न्यायालयीन प्रकरण है, क्या उनको सजा हो गई है? क्या न्यायालय ने डिसीजन दे दिया है? क्या आप और हम न्यायपालिका से ऊपर हैं? बलवंत जी ये तो वही बात हो गई ना कि तुम डाल हम पात। फिलहाल राजाराम जी अपना पक्ष रखिए। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को सजा हो गई है क्या? कि हम लोगों के ऊपर कहते हैं ईमानदारी का मुखौटा पहनने वाले, क्या दोष सिद्ध हो गया है? दोषी तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक उसके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसे सबूत सहित पकड़ा नहीं जाता। आपके पास कोई सबूत नहीं है श्रीमान जी। अगर सबूत होते तो आज 3 महीने से आप अदालत के पेशी पर पेशी बढ़ा रहे हैं। अगर सबूत होते तो आप पेश कर दीजिए। मैं ये कह रहा कि अरविंद केजरीवाल जी उसी मामले में जेल में ईडी के प्रकरण में गए हैं, शराब कांड में, जिसमें उनके 2 मंत्री उप मुख्यमंत्री भी गए। मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, तो उनसे इस्तीफा लिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता को ध्यान में रखते हुए उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बलवंत जी एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। अरे अपनी नहीं बलवंत जी जवाब दीजिए कि संजय सिंह तो जेल के बाहर आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से देखा जाए तो क्लीन चिट भी दे दी है और वो चुनाव के प्रचार प्रसार में भी मौजूद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संजय सिंह जेल के अंदर बंद है? मैंने ये कहा, संजय सिंह की कहां बोला मैंने ये कहा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। आवाज आ रही है आपको मेरी? चेक कर लीजिएगा, आपने संजय सिंह का भी नाम लिया था। ना मेरी बात को सुनो आप। मैंने सत्येंद्र सिंह, संजय सिंह तो बाहर आए ना अभी जी उसी मामले में जी। सत्येंद्र जैन की कह रहा हूँ मैं और मनीष सिसोदिया कह रहा हूँ उनसे इस्तीफा ले लेते अरविंद केजरीवाल जी। तो क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल अभी तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत दी है चुनाव प्रचार प्रसार की, और संजय सिंह को आए हुए तो एक अच्छा खासा वक्त हो गया है। अरे मैं आपको कह रहा हूँ सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, एक उप मुख्यमंत्री, दूसरे उनके मंत्री थे, वही शराब मामले में दोनों जेल में थे, जेल अंदर गए।
अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता की बात करते हुए उन दोनों को इस्तीफा ले लिया। आपकी एक मछली पूरे पानी को गंदा कर सकती है, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई सारे मंत्री हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनकी तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी पूरी गंदी नहीं हो गई ना। तालाब में एक मछली से पूरा पानी कैसे गंदा हो सकता है? तो ऐसे कुछ मैडम चलते आप मेरी बात को सुनो कैसे कर सकते हैं? आप मेरी बात को सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस शराब कांड में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं, तो नैतिकता की बात करते हुए पहले दिन उनका मुख्यमंत्री दोनों मंत्रियों से इस्तीफा ले लेता है। तो क्या उसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? जिस ईमानदारी की बात करके, जिस सुशासन की बात कर सकते, जिस लोकपाल की बात करके, जिस आंदोलन के नाम पर आप दिल्ली जैसे राज्य में सरकार बनाई, आपने पंजाब में सरकार बनाई, क्या उस ईमानदारी की दुहाई देकर के आपको इस्तीफा देना चाहिए, देना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके मंत्री दोषी होते हैं, मंत्री जेल जाते हैं, तो आप इस्तीफा ले लेते, आपका इस्तीफा कौन लेगा? ठीक है राजा राम जी, आपका इस्तीफा कौन लेगा? आप तो ईमानदारी के फिराक चुनाव देखते हैं। और फिर रुख तक करते हैं अपने चौथे चरण के चुनाव को लेकर, जिस पर हम चर्चा करने के लिए आज आए थे और हमसे मेहमान भी जुड़े थे। फिलहाल पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए राजा राम जी। जी बिल्कुल, जैसे आपने भी सुना कि इन्होंने संजय सिंह कहा, संजय सिंह भी उसी दोष में जेल गए थे, रिमांड गए थे, शराब घोटाले में। अब उसी दोष में केजरीवाल जी को रिमांड पर लिया गया है। मैं श्रीमान जी से कहना चाहता हूँ, एक बार और अध्ययन कर लीजिए। रिमांड लेने में जेल के अंदर रखा गया, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ। जिस दिन दोष सिद्ध कर देगी आपकी भारतीय जनता पार्टी या सुप्रीम कोर्ट जो भी, तो उस दिन इस्तीफा लिख के ले लीजिएगा केजरीवाल जी से। चिल्लाने की बात नहीं पड़ेगी ना, हम लोग किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इस्तीफा दो, हमारे पास इस्तीफा है, लेकिन आप दोष को सिद्ध करिए। दोष जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक इस्तीफा। और आप लोग ये ऐसे व्यक्ति हैं जो खरीदने का काम करते हैं, जैसे मत लेते पिछली बार सरकार खरीद कर गिराई थी, उसी तरह केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को खरीदना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं जो बेचने वाले हैं। और आप जी ठीक है, चौथे चरण के चुनाव की ओर रुख करते हैं और चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि चौथे चरण के चुनाव में देखा जाए तो 96 सीट पर लगातार जोश दिख रहा है। बलवंत जी, जोश के बारे में बात करिए कि ये जोश 20 मई को या अन्य चुनाव में भी देखने को मिलेगा, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी भारतीय जनता पार्टी की अब जो बचे हुए चरण हैं उनमें? बलवंत जी, क्या प्रश्न है मैडम आपका? बलवंत जी, अभी अन्य चरण भी बचे हुए हैं, तो उन चरणों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है? जिस तरह से पहले से चौथे चरण तक भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में अपना दमखम दिखाया, क्या लगता है कि आगे के बचे हुए 3 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कार्यरत रहेगी मैदान में? जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चौथे चरण तक चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, नरेंद्र मोदी जी के नाम की गारंटी है, मोदी परिवार की बात है, और उन्हीं के नाम पर देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। आगे के 3 चरण में और हम इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ेंगे, सुशासन की बात पर नाम पर चुनाव लड़ेंगे, डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार इस देश को काया पलट करने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश का मान सम्मान यश जिस प्रकार पूरे विश्व मंच पर इन 10 वर्षों में बढ़ा है, जिस प्रकार हमने धारा 370 35A हटाकर हमारे गृह मंत्री जी ने एक मैसेज पूरे देश को दिया कि एक विधान एक ध्वज एक प्रधान की बात हमने करी थी, हमने खत्म करा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अयोध्या में भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 1952 में जनसंघ में कहा, जनसंघ की स्थापना के समय, और आज की 70 वर्षों के 72 वर्षों के सफर में भी हम उस बात को मानते हुए हमने पूर्ण किया, और उस संकल्प भाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी बनकर, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बन के, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी बन के, मध्य प्रदेश के वीडी शर्मा जी बन के, लियाओ जिले में निवास जिलाध्यक्ष बन के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बूथ बूथ पर चुनाव लड़ता है। और उसी का कारण है मैडम कि
हम मध्य प्रदेश में अंदर 29 में से 29 सीटें जीतकर 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया उसको पूर्ण करेंगे और मंदसौर संसदीय क्षेत्र में अब की बार 5 लाख पार के नारे को हम सार्थक करने जा रहे हैं जी। और मध्य प्रदेश में सहित इन 96 सीटों पर जो अभी चौथे चरण के चुनाव हुए, मैं पुनः अपनी बात को कह रहा हूं, इन 96 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतकर इन 400 सीटों में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसलिए आने वाले जो 3 चरण और हैं, उन तीनों चरणों में भी मोदी जी की गारंटी के नाम पर एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर मत है और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार सरकार 4 जून को बनेगी। आप और मैं यही हूँ, आदरणीय राजाराम भाई भी यहाँ हैं, वापिस आपके साथ डिबेट में बैठेंगे, तब बात करेंगे। पहले भी मैंने आपके डिबेट में बैठा, तब भी कहा, आदरणीय सपा के ही पदाधिकारी और कांग्रेस के ही आपके पदाधिकारी डिबेट में बैठा था, तब भी मैंने विधानसभा चुनाव में कहा था, जब वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सब खत्म है, मैंने कहा वापिस हम तभी बैठेंगे जब हम तीनों राज्यों में सरकार बनाए। और आपने देखा कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रत्याशियों के साथ था। उसी प्रकार लोकसभा में भी चाहे कितनी ही बातें बना ले, लेकिन जनता का मन बना चुकी है, जनता का आशीर्वाद। लेकिन राजाराम जी, इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कितना खास होने वाला है 2024 का चुनाव, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं और प्रचार प्रसार को धार दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले 3 चरण के चुनाव और आज 13 मई का चुनाव कितना खास है? लोग डरते नहीं थे तो पर्चा क्यों रिजेक्ट कराया? राजाराम जी, मेरे जवाब का उत्तर दे, गंदी ना बचे। मेरे सवाल का उत्तर दीजिए राजाराम जी, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए कि आने वाले चरणों में और आज यानी कि चौथे चरण में आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए कितने खास होने वाले हैं ये चुनाव आने वाले, और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत से बाहर आ चुके हैं और ऐसे में वो चुनाव को प्रचार प्रसार और धार भी दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता जवाब दीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा कर वोट लेने का काम कर रही है, निश्चित तौर पर यदि ईवीएम पर काम नहीं किया गया, ईवीएम पर छेड़छाड़ी नहीं की गई, तो भारतीय जनता पार्टी 200 पार नहीं हो पाई। और सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है जी। लेकिन राजाराम जी, एक तरफ तो 400 पार का लक्ष्य भी है ना, और कहीं ना कहीं जनता का झुकाव भी 2014 से उसी ओर है। जनता का रुझान बिल्कुल सही है, लेकिन उस बेरोजगार से पूछिए जिसका पेपर लीक हो जाता है, उस बेरोजगार साथी से पूछिए, बड़े बड़े टीवी चैनलों वालों से बात करने से क्या भी वो सरकारों में बात नहीं करते ये लोग। आप भी एक बार सोच लीजिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी को संतोष होता, अंदर अंदर ये डर रहे, इतना भयभीत है। कांग्रेस पार्टी के एक साथी का जिस दिन लास्ट तारीख होती है, पर्चा उठाने की बात आती है, तो उसे डरा धमका करके पर्चा उठा लिया जाता है। यदि ये लोगों ने नहीं उठाया तो इस पर क्यों नहीं जांच करवाते हैं? जांच करवाएं, पता चल जाएगा कि उन्होंने स्वयं उठाया कि क्या। खजुराहो सीट पर मैं बताऊंगा, मध्य प्रदेश खजुराहो सीट पर सपा प्रत्याशी का पर्चा रिजेक्ट करवा देते हैं। ये क्या है? इनके अंदर डर सता रहा है। अगर डर नहीं होता तो निश्चित तौर पर ये लोग पर्चा किसी का रिजेक्ट नहीं कराते, पर्चा खिंचवाते नहीं, किसी के ऊपर ईडी और सीबीआई नहीं लगाते। बलवंत जी, प्रतिक्रिया दीजिए राजाराम जी के सवालों की। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बलवंत जी, राजाराम जी के सवालों पर प्रतिक्रिया दीजिए। क्या मैम, क्या बोल रहे हैं? राजाराम जी ने जो सवाल किए हैं उनके जवाब dीजिए। राजाराम जी का कहना है कि खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त हो गया। तो मेरे भाई को बता दूं कि निर्वाचन आयोग की अपनी एक प्रक्रिया है, जब आप किसी फॉर्म को जमा करने जा रहे हैं तो उसकी जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करके जाएं। ऐसे लोकसभा लड़ने चले गए क्या? बच्चों का खेल है क्या? आपको इतना भी संज्ञान नहीं है कि आपने हस्ताक्षर नहीं किए,
आपने विधिवत पूरी कार्रवाई नहीं करी, और इंदौर के अंदर अगर आपका कांग्रेस का प्रत्याशी फॉर्म वापस कर लो तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? और गुजरात की सीट पर आके अगर आपके प्रस्ताव समर्थक ही यस नहीं करे तो इसमें भाजपा के, अरे किसी क्या, कोई भी घटना हो जाए उसमें भाजपा का क्या रोल है? ये तो निर्वाचन आयोग का मामला है। और तुम एंड में आके वही बात बोलते थे, ईवीएम का रोना रोना। ईवीएम, अरे तेलंगाना में सरकार बनी, पंजाब में आम आदमी सरकार बनी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, गोवा में आपके विधायक बने, हरियाणा में आपके विधायक बने, तब तो ईवीएम का रोना नहीं रोया। अरविंद केजरीवाल 3 बार सीएम बने तब तो ईवीएम नहीं आते ही। पंजाब में तुम्हारे सीएम बने मान, तब तो तुम्हारे को ईवीएम का रोना नहीं आया। जब तुम्हारे गोवा के अंदर भी विधायक थे तो ईवीएम याद नहीं आई। ईवीएम क्या होता? अरे ईवीएम का खेल होते हैं तो तुम जैसे लोगों को दिल्ली में 3 बार बैठने देते क्या? या तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती क्या? ईवीएम का ही मामला होता तो तुम्हारी सरकारें बनती क्या? ईवीएम का रोना रहा तो पढ़े लिखे देश के नागरिकों के किस प्रकार बात करते हो? तुम डिबेट में बैठ गए, तुम्हारे को डिबेट बात करना नहीं आती है? पहला पूरा संज्ञान में जानकारी लेकर बैठा करो यादव जी। अरे जानकारी पूरी होनी है। तेजस्वी यादव जैसे बलवंत जी, जानकारी की बात पर नहीं आई है। अगर जानकारी आपको हो तो भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाती है कि इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो सह गठबंधन है वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। उसमें नई बात क्या है? तो गुंडे हैं के? लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर इंडिया गठबंधन के सह गठबंधन खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं बलवंत जी, तो इसके पीछे किस पर सवाल उठ रहा है? आखिर वो सुरक्षा के महकमे इतने बड़े बड़े क्यों खड़े किए गए हैं? कौन बात कर रहा है इसकी कि इंडिया गठबंधन के 6 दल क्या कर रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहे हैं। चौथे चरण के चुनाव से ही सुबह से ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। अगर आपके पास जानकारी ना हो तो साझा कर लीजिए, देख लीजिए, एक बार संज्ञान में ले लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। कहीं अगर किस प्रकार की घटना होती है जी, उसमें किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता संलग्न पाया जाता है तो कानून है, कानून अपना काम करेगा। और कोई आरोपी है, अपराधी है तो उसको सजा देगा। ये कानून का काम है, इसमें आप और हम क्या करेंगे? तो बलवंत जी, आरोप प्रत्यारोप को पर्सनली ना लेकर इसे सिर्फ आरोप प्रत्यारोप रहने दे, वही बेहतर होगा। क्योंकि विपक्ष अगर नहीं होगा तो पक्ष अपने मुद्दे कैसे जनता तक पहुंचाएगा? तो विपक्ष का भी होना जरूरी है और आरोप प्रत्यारोप का भी होना जरूरी है। राजा राम जी, बस केवल इनके गुणगान करने वाले व्यक्ति ही चाहिए। अगर इनका कोई मुद्दे खोलता है, इनकी पोल खोलने का काम करता है तो उसको जेल और ईडी होती है। जैसा इन्होंने अभी कहा कि जानकारी लेकर बैठिए, मैं फिर से बताना चाहता हूं, जहां जहां टारगेट से अधिक वोट पड़े हैं वहां दूसरी पार्टियां जीती हैं। आपके टारगेट के अनुसार ही काम हुआ है। आपका 400 पार का नारा यदि सिद्ध होता तो आप बताइए ना, मध्य प्रदेश में आप कितनी सीटें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं, पंजाब और हरियाणा में आपकी 0 सीट आ रही है श्रीमान जी। और देखिएगा टीवी पर पेन घुमाने से 0 नहीं आती है। जनता के बीच में जाके सुख दुख में काम करके खड़े होने से वोट मिलते हैं। राजा राम जी, ऐसे काम नहीं चलता। नाम से कोई राजा और राम नहीं होता। राघवेंद्र सरकार जैसे काम करना पड़ता है राम बनने के लिए। 0 मध्य प्रदेश में पेन है तुम्हारे पास। आपके पास राजा राम जी, आपके पास पेन है ना? पेन लिख लो। पेन है, पेन। अपन 4 तारीख को बैठेंगे डिबेट में। लिखो पेन पे मैं जो कह रहा हूँ, लिखो जी। मैंने लिख लिया कि आपने 400 पार कर दिया, बहुत पहले से लिखा हुआ है। और मध्य प्रदेश में 29 सीटें आ रही, भारतीय जनता पार्टी की 29 के 29 सीटें आएगी। राजस्थान की 25 से 25 सीटें आएगी। छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीटें आएगी। बिल्कुल ठीक है बलवंत जी, राजाराम जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुद्दा था चौथे चरण के चुनाव को लेकर, और इन्हीं चौथे चरण के चुनाव में हमें आरोप प्रत्यारोप की घड़ियां भी देखने को मिली। तो सुबह से लेकर शाम होने को आई है और लगातार मतदान में इजाफा होता नजर आ रहा है। चौथे चरण का चुनाव तो फिलहाल अंतिम चरण की ओर है।
एक स्लॉट खत्म होने के बाद 6 बजे तक मतदान होगा और 6 बजे मतदान के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा कि आखिर चौथे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। लेकिन मुद्दा था बहिष्कार का कि आखिर जनता बहिष्कार क्यों कर रही है। मुद्दा था जनता का जिन पर सरकार काम नहीं कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की और जाने राय कि लोगों की राय क्या है, आखिर किस तरह से जनता अपनी राय सामने रख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदान के लिए जो बहिष्कार हुआ है उसको लेकर ये काफी शर्मनाक भी है कि आखिर मतदान वाले दिन जनता बहिष्कार कर रही है मतदान का। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों का असर पड़ रहा है वोट बैंक पर और इसका खामियाजा पक्ष और विपक्ष दोनों को भुगतना होगा। इसी को लेकर हमने चर्चा की कि आखिर इन मुद्दों को कब तक निपटाया जाएगा, आखिर जनता के मुद्दों का निपटारा कब तक होगा।